सोचिए अगर कल हमारे प्राइम मिनिस्टर उठ के एक आर्टिकल लिखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान तो पुराने टाइम में एक थे, तो आज भी इनको एक हो जाना चाहिए, तो कुछ रिएक्शन कैसा आएगा कि लगता है एक पीस के पाथ पे चलने का प्लान है, या फिर कुछ लोग ये सोचेंगे कि कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा ही कुछ रशिया में चल रहा है। आप लोगों ने सुना ही होगा यूक्रेन और रशिया का कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो आज इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1 लाख से ज़्यादा ट्रूप रशिया ने वहाँ यूक्रेन बॉर्डर पे स्टेशन कर दिए हैं, और हमारे जो इंडिया के नागरिक वहाँ मौजूद हैं उनको भी वहाँ से निकालने के लिए यूक्रेन से इंडिया ने एक प्लेन रवाना कर दिया गया है। तो मतलब कुछ बड़ा तो हो रहा है। तो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, आज इसको जानते हैं। आपका स्वागत है कैप्टन्स पॉडकास्ट में। मेरा नाम है कैप्टन शशांक। लेट्स फाइंड आउट। तो इसके कई पहलू हैं। पहला पहलू, हम हिस्ट्री में जरा जाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ था। तो अगर हम वी गो बैक टू 9th सेंचुरी, बहुत पहले, तो मेनली वहां की पॉपुलेशन स्लेविक ओरिजिन की है, और वहां पे जो कीव रूस नाम का ये जो रीजन आप देख रहे हैं पिक्चर में, यहां पर पॉपुलेशन जो है वो रूल करी जाती थी एक प्रिंस जिनका नाम था प्रिंस ग्रांड वोलोडिमीर। और इंसिडेंटली यही नाम आज रशिया के प्राइम मिनिस्टर, जो रशिया में व्लादिमीर बोलते हैं, और यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जो है उनका भी नाम वोलोदिमीर है। तो उस टाइम यूक्रेन जो है एक तरह से हम कह सकते हैं पावर कंट्रोल रशिया के रीजन में था, और उस टाइम और यूक्रेन हमेशा से जो 9th सेंचुरी से लेके अब तक एक कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है रशिया के प्रभाव में रहा है, या तो उसके अंडर रूल में रहा है। कई सारे शासक आए, कई सारे शासक गए, लेकिन यूक्रेन कभी इंडिपेंडेंट ढंग से नहीं रह पाया। स्विच करते हैं 1991 में। 1991 में क्या हुआ, जब कोल्ड वॉर का एंड हुआ, जो एक यूएसएसआर और यूएस के बीच में जो एक कोल्ड वॉर चल रही थी, उसका एंड हुआ और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। 15 कंट्रीज वहां से निकल के आई, जिसमें सबसे बड़ी कंट्री रशिया थी और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री जो थी वो यूक्रेन थी। और यूक्रेन ऐसा नहीं एक छोटी मोटी कंट्री थी, उसके पास काफी न्यूक्लियर आर्सेनल जो यूएसएसआर का था वो इनहेरिट किया, और काफी पावरफुल जो एरिया था उसका बहुत ज्यादा था। सेकंड लार्जेस्ट थी, पॉपुलेशन भी 44 मिलियन के आसपास थी, मतलब अच्छी खासी कंट्री थी। 1994 में क्या हुआ कि रशिया ने बोला कि यार तुमसे तुम्हारी कंट्री ढंग से चल नहीं रही है, इकोनॉमिक ग्रो नहीं कर रही है, लोग सफर कर रहे हैं, तुम एक काम करो, ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है ये मुझे दे दो, और मैं बदले में तुम्हें इकोनॉमिक एड दूंगा, और अगर कोई सिक्योरिटी का इश्यू या जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मैं तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। तो यूक्रेन ने कहा चलो भाई ये ठीक है, तो अपने 1994 में ट्रीटी साइन करी, और अपने सारे न्यूक्लियर वेपन जो थे यूएसएसआर से जो इनहेरिट किए थे वो रशिया के कंट्रोल में दे दिए। कुछ टाइम तक मामला चलता रहा, ठीक रहा, रशिया ने मदद भी करी, लेकिन वही होता है जैसा देखा जाता है कि पावरफुल कंट्री जो है एक सबऑर्डिनेट कंट्री को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देती है। रशिया ने भी अपने प्रो रशियन लीडर्स वहां उठाने शुरू कर दिए, लेकिन लोगों के बीच में ये एक जो वहां पे एक बंटवारा सा है, जो ईस्ट यूक्रेन है वो प्रो रशिया है, वहां पे रशियन भी बोली जो है बोली जाती है, और जो वेस्ट यूक्रेन है वहां पे वो प्रो यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको रशिया एज अ एग्रेसर लगता है। ईस्ट यूक्रेन में जो लोग हैं उनको रशिया प्रो लगता है कि हमारे लिए अच्छा कर रहा है। सो कमिंग ऑन टू पॉलिटिक्स ऑफ इट, जो पॉलिटिक्स क्या है वहां की यूक्रेन और रशिया की, तो 2014 में इससे हम समझ सकते हैं, क्योंकि वहां के उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे यानुकोविच, वो थे प्रो रशिया, लेकिन लोगों के अंदर एक भावना थी कि हमें यूरोप से जुड़ना चाहिए, और यूरोपियन यूनियन से जुड़ने का प्रस्ताव जो है पार्लियामेंट में चल रहा था। लेकिन उसी टाइम रशिया ने एक काउंटर ऑफर किया कि भाई तुम यूरोपियन यूनियन को मत ज्वाइन करो, मैं तुम्हें 15 बिलियन की एड भी दूंगा, सस्ते में ऑयल एंड गैस दे दूंगा, तुम ऐसे ही बने रहो, यूरोपियन यूनियन में मत जुड़ो। तो उसको वहां के जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे यानुकोविच, उन्होंने मान ली और रशिया से हाथ मिला लिया। लेकिन लोग इसके काफी अगेंस्ट हो गए। वहां पे एक रिवोल्यूशन ऑफ सॉर्ट हो गया शुरू, स्टूडेंट से शुरू हुआ, और फिर जैसे रेवोल्यूशन में देखा जाता है
सरकार ने उनके ऊपर हमले किए और हानि पहुंचाने की कोशिश करी, तो फिर वो और रेवोल्यूशन बढ़ता चला गया और अंततः जो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर यानुकोविच जिसकी मैं बात कर रहा था, जिन्होंने रशिया से हाथ मिला लिया था, उनको इम्पीच करके वहां से हटा गया। वो भाग खड़े हुए, रशिया में जाके उन्होंने शरण ले ली। नए प्राइम मिनिस्टर जो आए उन्होंने यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन कर लिया। तो रशिया उस टाइम पे काफी, जो पुतिन थे वो एग्रेसिव हो गए कि मेरे इतने करने के बावजूद भी अगर यूक्रेन ने वहां ज्वाइन कर लिया। तो क्या किया उन्होंने, उस टाइम पे एक ऑटोनोमस रीजन था यूक्रेन के जस्ट नीचे, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, क्राइमिया करके। क्राइमिया में एक ऑटोनोमस रीजन था, आप समझ सकते हैं जैसे हांगकांग है, एक सेपरेट कंट्री की तरह बिहेव करता है, वैसे ही क्राइमिया का रीजन था। रशिया ने उसके ऊपर अटैक किया और उसको इन्वेड कर लिया। लेकिन रशिया का ये कहना था कि नहीं भाई, हम इन्वेड नहीं कर रहे, हम वहां रेफरेंडम कराएंगे। उन्होंने रेफरेंडम कराया भी और उनके रिजल्ट्स जो थे वो प्रो रशिया आए कि भाई क्राइमिया को यूक्रेन में जाना है या रशिया में जाना है। तो 90% से ज्यादा लोग जो आए थे वहां पे वोट करने, उन्होंने रशिया के पक्ष में वोट दिया। लेकिन इंटरनेशनल एजेंसी कोई इन्वॉल्व नहीं थी, तो वी कांट रियली नो फॉर श्योर कि वो रेफरेंडम सही भी था या गलत था। तो उस टाइम क्राइमिया हो गया एनेक्स रशिया में। अभी करंट में क्या हो रहा है, और इसी के साथ हम समझते हैं कि फिर मिलिट्री एस्पेक्ट्स क्या है, इसका असली रीजन क्या है। जो मुझे भी लगता है, मेरी ओपिनियन है कि असली रीजन जो है वो है नेटो। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली एक मिलिट्री ट्रीटी है जिसके मेंबर कंट्रीज जो हैं उनका मेन उद्देश्य है कि अगर कोई भी, ये साइंड एग्रीमेंट है, अगर कोई भी नेटो कंट्री पे कहीं किसी का अटैक आता है तो वो अटैक पूरी 30 कंट्रीज के ऊपर, जो भी उसकी मेंबर हैं, वो कंसीडर किया जाएगा और सब उसकी मदद के लिए आएंगे। तो यही चीज जो है प्रस्ताव यूक्रेन में जो आज के करंट प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने उस पर वर्क करना शुरू किया और इसके खिलाफ पुतिन बहुत एग्रेसिव हो गए। उन्होंने अपना रशिया के यूएस के प्रेसिडेंट से भी कनेक्ट किया, यूके के प्राइम मिनिस्टर से कनेक्ट किया, फ्रांस के प्रेसिडेंट से कनेक्ट किया कि भाई अगर तुमने ये नेटो का पार्ट ले लिया यूक्रेन को तो अच्छा नहीं होगा। और वही हुआ कि भाई उन लोगों ने बोला कि भाई यूक्रेन तो आप एक खुद अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां का प्रोसेस है, अगर वो आना चाहेगा तो हम उसको नहीं रोक सकते। लेकिन पुतिन का ये कहना था कि अगर वो हमारे अगेंस्ट जाके नेटो को ज्वाइन कर लेता है तो अच्छा नहीं हुआ, और वही कुछ आई थिंक आज हो रहा है। रीजन क्या है, नेटो कंट्री अगर यूक्रेन ज्वाइन कर लेता है तो रशिया से जुड़ा हुआ है बॉर्डर यूक्रेन का, और काफी लंबा जुड़ा हुआ है। ऑलरेडी एक दो बाल्टिक कंट्रीज जो छोटी छोटी हैं उन्होंने नेटो का हिस्सा बन चुके हैं और उनका भी बॉर्डर रशिया से लगता है। तो रशिया के लिए बहुत बड़ा खतरा एक उत्पन्न हो जाता है कि इतना बड़ा बॉर्डर जिससे लगता है वो नेटो का पार्ट है, और नेटो के पार्ट में ऐसी छोटी मोटी कंट्रीज नहीं है। यूएस, फ्रांस, यूके, इटली जैसी बड़ी कंट्रीज जो हैं नेटो का पार्ट है। और अगर ऐसा हो जाता कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेता तो आपका जो दुश्मन है पुतिन के मुताबिक वो आपका पड़ोसी बन गया, जैसे हमारे केस में पाकिस्तान बना बैठा है। तो वो केस पुतिन नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो मुझे ये मेन रीजन यही लगता है कि अगर नेटो उसको कंट्रीज को ज्वाइन करने की ये मांग अगर यूक्रेनियन छोड़ देते तो शायद पुतिन अभी अटैक नहीं करता। तो इससे हम आते हैं अपनी कंक्लूजन, या एक समझ सकते हैं मेन किरदार इसका जो हमें समझ आता है वो है पुतिन। अब पुतिन के बारे में आपको पता होगा कि पुतिन अपने टाइम पे जब बड़े हुए हैं तब यूएसएसआर का वर्चस्व था, और वो उसमें स्पाई भी थे, मेरी तरह इंटेलिजेंस के बंदे हैं वो भी। वो वहां पे एक उन्होंने देखा है कि यूएसएसआर एक बहुत शक्तिशाली उस टाइम का एक कंट्री हुआ करती थी, लेकिन टाइम बाय टाइम वो कहीं कम होती जा रही है। तो पुतिन हिस्ट्री से बहुत ऑब्सेस्ड हैं। वो चाहते हैं कि जो उस टाइम वर्चस्व रशिया और यूएसएसआर का था वो आज मेरे टाइम पे हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी ही 69 ईयर ओल्ड, उनके पास ज्यादा समय नहीं है। तो वो चाहते हैं कि अभी मेरे टाइम पे, और ऐसा कई एक्सपर्ट और प्रोफेसर जो हैं यूनिवर्सिटीज के बताते हैं कि इट इज मोर अबाउट पुतिन देन अबाउट कंट्रीज और जियोपॉलिटिक्स। तो वो चाहते हैं कि मैं उस वर्चस्व को लेके आऊं कि जो कंट्रीज पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करती थी आज वो फिर से बन जाए। और पुतिन ऐसे कोई छोटे मोटे खिलाड़ी तो है नहीं।
उनकी सोच भी काफी तेज है। आप देखिए अभी जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कोविड से सारी इकोनॉमी ग्रस्त है, और धीरे धीरे अगर हम कंट्री बाय कंट्री जाए तो यूएस में क्या हुआ, यूएस में अभी उनकी फॉरेन पॉलिसी काफी चेंज हो गई, अफगानिस्तान से उन्होंने विड्रॉल कर लिया है, और ऐसे ही वो हर जगह जहां पे उनकी मौजूदगी जरूरत नहीं है ट्रूप्स की तो वो विड्रॉल कर रहे हैं। दूसरा, फ्रांस में अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, तो इमैनुअल मैक्रोन जो अभी प्रेसिडेंट है वो रहे ना रहे तो अनसर्टेनिटी है, और इस टाइम पे वो वॉर में जाना चाहेंगे कि नहीं ये भी श्योर नहीं है। जर्मनी में जो एंजेला मार्केल काफी टाइम से वहां की प्रेसिडेंट रही थी वो हट गई हैं, नए प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो वो अपने आते ही वॉर के ऊपर जाएंगे कि नहीं। बाकी यूके में भी बोरिस जॉनसन के खिलाफ काफी वो पार्टी कर दी कोविड में, तो काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि वो कल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे कि नहीं, क्या होगा। तो ये सारा जब आप क्लब करते हैं इंफॉर्मेशन, तो पुतिन भी ये सब जानता है और हमसे तो काफी ज्यादा जानता है, तो वो चाहता है कि इस टाइम पे अगर बहुत ही एप्ट एंड अप्रोप्रिएट टाइम है, अगर मैं इस टाइम पे कर दूं तो हो सकता है बात बन सकती है। जो यूएसएसआर का वर्चस्व था और उसको खुद एक पॉलिटिकल माइलेज मिलता है। जब क्राइमिया पे उन्होंने इन्वेड किया था तब बहुत ही ज्यादा अप्रूवल रेटिंग बढ़ गई थी पुतिन की रशिया में, और अगर ये यूक्रेन को भी कर लेते हैं तो ही विल बिकम अ सुप्रीम लीडर ऑफ सॉर्ट्स जो उस एरिया का। तो ये हमें समझ आता है कि पुतिन इसके काफी आगे इस पे सोच चल रही है उनकी। और आपको क्या लगता है क्या हो रहा वाला है, क्या वॉर होगी या ये वर्ल्ड वॉर 3 में तो नहीं तब्दील हो जाएगी? क्योंकि आप ये देखिए रशिया के ऊपर जो ये फॉरेन वेस्ट कंट्रीज बोलती भी है कि हम सैंक्शन लगा देंगे, ये लगा देंगे, कब तक लगाएंगे? क्योंकि ऑयल एंड गैस जो है यूरोपियन देशों में 35% जो है ये रशिया से आता है, तो आप उनके ऊपर सैंक्शन लगा के जाएंगे कहाँ? ऑयल का दाम इतना बढ़ जाएगा, फिर जब इकोनॉमी सफर करती है तो लोगों को जवाब देना पड़ता है लीडर्स को। तो क्या लगता है आपको, रशिया अटैक करके आगे अपने मंसूबों में कामयाब होगा या नहीं होगा? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इफ यू लाइक दिस एनालिसिस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।